नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सुबह तड़के ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की इजाज़त अपने आर्मी को दे दी। वह यूक्रेन जो एक समय रशिया का ही पार्ट हुआ करता था और शीत युद्ध के बाद यह रशिया का विघटन हो गया, यूएसएसआर टूट गया और एक नया देश यूक्रेन बना। एक नहीं, बहुत सारे देश टूटकर बने थे। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारे देश बने थे जिसमें यूक्रेन भी एक देश बना था। पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने में आया है कि यूक्रेन जो है वो नाटो देशों की ओर खिसकता हुआ जा रहा था। 2-3 साल से पहले तक जब यूक्रेन में पहले वाले राष्ट्रपति का काल हुआ करता था तो रूस के मन मुताबिक वहां पे सरकार हुआ करते थे। लेकिन जब से नए वाले आए हैं उसके बाद क्या हुआ कि नाटो देशों का और यूरोपीय देशों का यूक्रेन पर प्रभाव बढ़ने लगा और अमेरिका और नाटो के बाकी सारे जो देश हैं वो यूक्रेन को ललकारने लगे कि तुम आके नाटो में शामिल हो जाओ। तो कोई भी देश, चूंकि नाटो जो है वो रशिया का हमेशा से विरोधी रहा है और यूक्रेन का नाटो में शामिल हो जाना का मतलब है कि रशिया के बिल्कुल दरवाजे पर, रूस के दरवाजे पर उसके दुश्मन फौज को आना। और रूस कभी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दुश्मन देश हमारे दरवाजे तक आ जाए। हालांकि भारत को इसका बहुत अनुभव है। जिस तरीके से चाइना ने 1955 में तिब्बत को हथियाया और यहाँ के जो राजनेता है वो देखते रहे और इंडो चीनी बाई बाई का नारा करते रहे। तिब्बत ने हथिया लिया चाइना ने और चाइना अब हमारे दरवाजे पर खड़ा है और बेहद भयानक संकट खड़ा है। बार बार आप देखते रहते हैं कि चाइना के साथ क्लैश होता है, टेंशन्स बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से चल रहा है ये चीज़। तो यह सोचने वाली बात है कि रूस को जैसे ही लगा कि नाटो देश, नाटो की आर्मी हमारे दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाए, इससे पहले उसने यूक्रेन पर अपना कार्रवाई चालू कर दिया। और कार्रवाई चालू करने से पहले यूक्रेन को इसने 2 भागों में और विभाजित कर दिया। अर्थात यूक्रेन अब 3 भागों में टूट चुका है। और उसके बाद रशिया की आर्मी घुसकर और ताबड़तोड़ बमबारी करते हुए आगे बढ़ी। और ऐसा रशियन फोर्सेस का दावा है कि 17 मिलिट्री टारगेट्स जो हैं यूक्रेन के तबाह कर दिए गए हैं, जिसमें 11 एयरफील्ड्स भी थे। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो यूक्रेन एक छोटा सा देश है, उसके मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। हालांकि लड़ने के लिए केवल मिलिट्री नहीं इंपॉर्टेंट है, उसकी टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से नाटो के देशों ने यूक्रेन को समर्थन दिया वो काबिले तारीफ था, लेकिन वो समर्थन केवल मौखिक था, ग्राउंड पर नहीं। जिस तरीके से गांव में जब झगड़ा होता है तो कोई ललकार कर कमजोर को आगे कर देता है, जब कमजोर पिटने लगता है तो पीछे से भाग खड़ा होता है। ठीक वही हालत इस समय अमेरिका की है। जो बाइडन चूंकि एक घोर वामपंथी है, तो जब भी ऐसा होता है तो वामपंथियों को लगता है कि अब हमारी सरकार आ गई। लेकिन जब ऐसे वामपंथियों की सरकार आई है तब देशों में युद्ध हुए हैं। चाहे वो जॉर्ज बुश की ले लो, बराक ओबामा को ले लो। जिस तरीके से बराक ओबामा ने सीरिया और बाकी यमन देशों की स्थिति की, उसके बाद अब जो बाइडन आए तो देखिए अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ और अब यूक्रेन का क्या हाल होगा वो आप सोच सकते हैं। इसीलिए महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि शक्ति संपन्न होना बहुत जरूरी है। हालांकि एक घटना और यूक्रेन के साथ जुड़ी हुई है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने यहाँ परमाणु का परीक्षण किया था तो यही यूक्रेन था जो सामने आकर विरोध किया था। हालांकि अमेरिका भी विरोध किया था, लेकिन यूक्रेन सामने आकर इस चीज़ को विरोध किया था। तो करनी का फल तो सामने आता है। इसलिए शक्ति संपन्न होना बहुत जरूरी है, एक देश के तौर पे, एक परिवार के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे। क्योंकि शक्ति संपन्न होना केवल युद्ध में काम नहीं आता, वो सामने दुश्मन के लिए एक डिटरेंस, भय दिखाने का भी काम आता है। परमाणु युद्ध होते नहीं हैं, एक बार इस्तेमाल हुआ है नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर जापान में, उसके बाद कहाँ परमाणु युद्ध हुआ। मगर हर देश चाहता है कि हमारे पास परमाणु हथियार हो,
क्यों चाहता है? क्योंकि वो सामने वाले के लिए, अपने दुश्मन के लिए एक डिटरेंस पैदा करना चाहता है कि दुश्मन कभी हमको कमजोर समझ के हम पर अटैक्स ना करें। कभी भी आप धिम्मी बन करके, कभी भी आप अपने आप को कमजोर दिखा करके नहीं रह सकते, सोसाइटी के तौर पे या देश के तौर पर ही क्यों ना हो। आज देखिए दुनिया के क्या हालात है। आज हमारे अपने देश के बहुत सारे लोग वहां पे फंसे हुए हैं। बहुत सारे लड़के जो वहां पढ़ने के लिए गए थे, मेडिकल की तैयारी के लिए गए थे यूक्रेन में, वो फंसे हुए हैं। हालांकि ये मामला पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है। रशियन फोर्सेस यूक्रेन की बॉर्डर पर बहुत दिनों से बिल्डअप कर रही थी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने व्हीकल्स को वहां मूव कर रही थी। जो बाइडेन भी लगातार बयान दे रहे थे कि यूक्रेन पर अब हमला होगा, तब हमला होगा, हम रसिया को कि ये कर देंगे, वो सैंक्शंस लगाएंगे, ये सैंक्शंस लगाएंगे, और अपने कुछ हथियार भी यूक्रेन को चिपका दिए इसी युद्ध में। क्योंकि अमेरिका का यही है, जितने भी यूरोपीय कंट्रीज हैं वे चाहते हैं कि युद्ध होता रहे ताकि हमारे जो हथियार है वो बिकते रहे। अब इसमें भी कुछ हथियार बिकेगा, कुछ लोग मारे जाएंगे, लेकिन हमें अपने देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए जो वहां हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। जब ये 1.5-2 महीना से चल रहा था, भारत सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी, लेकिन फिर भी वे लोग खुलेआम आकर के कहते थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप फंस गए। अब एरोप्लेन भी वहां पे लैंड नहीं कर सकती कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ रसिया बमबारी कर रहा है। अगर आपके पैसेंजर वाले प्लेन को कहीं अटैक हो गया और कुछ लोग मारे गए तो एक और टेंशन हो जाएगा रसिया के साथ। और भारत के साथ अब यह बहुत दुविधा है कि वो किसके साथ जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अपने संबंधों को पर्सनली जो डेवलप किया है, चाहे वो पुतिन के साथ हो या अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हो। हालांकि जो बाइडेन के साथ अभी उनकी गलबहियां मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन रूस तो पारंपरिक दोस्त रहा है हिंदुस्तान का, और 1971 में तो सामने आकर के मदद किया है, तो रूस को भी छोड़ा नहीं जा सकता। और इससे एक और टेंशन बढ़ रहा है कि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उसके कब्जे करने का प्रयास किया, अगर चाइना भी कभी ताइवान पर हमला करता है और कब्जा करने का प्रयास करता है तो क्या अमेरिका उसको बचाने जाएगा? यह भी सोचने वाली बात है। मुझको नहीं लगता कि अमेरिका जाएगा, क्योंकि अमेरिका सिर्फ दिखावा करता है अपने माल को बेचने के लिए। और मुझे लगता है कि जब भी ताइवान पर हमला होगा चाइना के द्वारा, जो कि होगा, रूस के इस हमले के बाद चीन भी देख रहा है कि रूस हमला करता रहा और बाकी के नाटो देश और यूरोपीय यूनियन के जो सारे देश हैं वो चुपचाप देखते रहे। तो ये एक बहुत विकट परिस्थिति है और अपने लोगों की चिंता हमारे देश के शासन प्रशासन और प्रधानमंत्री जी को भी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो होगा। वो चाहेंगे कि हमारे देश के लोग बच के आए। यूक्रेन के जो हमारे देश में जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने भगवत गीता और चाणक्य को कोट करते हुए कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वे बहुत ताकतवर नेता हैं, विश्व में सभी नेताओं के साथ उनकी बनती है अच्छे तरीके से। तो उनको चाहिए कि मीडिएट करके मामले को सुलझाए। ये यूक्रेन को आज याद आ रहा है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था? अमेरिका के राष्ट्रपति दिन पे दिन आके उल्टे पुल्टे बयान देते थे। उस समय भी सोचना चाहिए था कि यदि ऐसा होता है तो क्या वाकई जो बाइडेन है वो अपनी आर्मी को ग्राउंड पर भेजेंगे। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी दरमियान एक और खबर आई कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ के जो वजीर आजम हैं वो कटोरा खान भी वहाँ पहुँच गए रसिया में व्लादिमीर पुतिन से मिलने। अब यह सोचने वाली बात है कि युद्ध के समय भी यह कटोरा लेके पहुँच जाते हैं। पहुँचे किस लिए थे और खाली हाथ वहां से वापस आ गए। युद्ध के समय भी यह कटोरा खान हमेशा कटोरा लेकर के दौड़ता रहता है। अब पाकिस्तान की यही स्थिति रह गई है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। और इससे एक बात तो तय होती है कि आप कितनों भी आपके एलाई आपके पीछे रहे, आपके मित्र आपके पीछे रहे, लेकिन आप में शक्ति होनी चाहिए। अगर आप धिम्मी बन के रहना चाहते हैं
तो आप किसी भी गली मोहल्ले सड़क पर मार दिए जाएंगे। अगर आप में शक्ति है, अगर सामने वाले को यह लगता है कि नहीं ये बहुत मजबूत है, अगर हमने इसके साथ कुछ किया तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा, तब आपके लिए अच्छा है। अन्यथा धिम्मी बनने वालों के लिए यह दुनिया नहीं है। क्योंकि यह कहावत भी है हमारे यहाँ बिहार में कि कमजोर की लुगाई पूरे गांव की भौजाई। नमस्कार।